क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है ओ दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए हो दोस्तों, और नहीं लेकर जाओगे, बस एक प्रेम और अपना कर्मों का फल ही लेके जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण लेक्चर 1। क्या? हिंदी व्याकरण लेक्चर 1। आज हिंदी व्याकरण हम लोग जानेंगे लेक्चर 1 में कि क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले पढ़ना है वर्णमाला। क्या पढ़ना है? वर्णमाला। क्योंकि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इतना जरूर कीजिएगा। हम अभी भी आपको बोला है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे दोस्तों, इसको कम से कम निभाइए। प्रेम भाव ही एक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाला है क्या? वर्णमाला। ठीक है ना? वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोनों एक है। देखिए हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जान लें। ठीक है ना? आपको कहेगा कि इसमें वर्ण क्या है, तो क्या कहेगा इसमें क्या है? ये सब वर्ण है। लेकिन जैसे दोस्तों हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि क्रमबद्ध मतलब होता क्या है, या व्यवस्थित। ठीक है ना? तो दोस्तों जैसे धागा में जो फूल को गूंथता है उसको माला बनाता है। क्या करता है? माला बनाता है। उसी तरह से ये हमारा क्रमबद्ध यानी समूह है वर्णमाला का, यानी व्यवस्थित समूह। ठीक है? तो हम लोग सरल भाषा में याद रखेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस जैसे में होता है का, खा, गा, घा, ठीक है ना? ये क्या है? क्रमबद्ध समूह। तो यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां होती है। तो वर्ण तो हम लोग जानते हैं कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ध्वनि यानी ध्वनि क्या है? ध्वनिया या ध्वनि कुछ भी मान लो। ठीक है? हम सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वर्ण यानी लिखन भाषा में जो होता है ना, यानी जो लिखित, जिसको लेखन बोलते हैं, यानी लिखित भाषा में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, यानी वर्ण उसे होता है। ठीक है? ध्वनिया यानी ध्वनि जो अपने आप से मतलब हम लोग मुंह से बोलते हैं, यानी मौखिक भाषा में जिसे बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछता है, प्रश्न हमेशा पूछता है। यहाँ से क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो हम लोग लिखते हैं 52। सही है, पर कैसे लिखते हैं 52 वो हम देखेंगे। हमारा हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण भी होते हैं और 48 वर्ण भी होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? और 52 वर्ण भी होते हैं। कितना? 52 वर्ण होते हैं। 44 कब होते हैं, 48 कब होते हैं और 52 कब होते हैं? अगर ऑप्शन में रहे तो कैसे मारेंगे? सबसे पहले हम लोग 44 देखना है। ठीक है ना? 44 वर्ण। अब हम लोग देखना है कि 2 और होता है, अयोग वर्ण। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखना है कि अगर कोई बोले उच्चारण के स्थान पर बोलेगा तब 44 लगेंगे। कैसे बताते हैं? जैसे कोई पूछ दिया कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में रहेगा अगर 44 तो 44 मारेंगे, 48 रहेगा तो 48 मारेंगे, अगर 52 रहेगा तो 52। ठीक है ना? अब ये 48 होता कैसे है? एक 2 होता है आयोगवा, आयोगवा, जिसको अन और आह कहते हैं। ठीक है ना? और दूसरा होता है द्विगुण। ठीक है ना? द्विगुण, इसमें आता है ढा औड़ा। ठीक है ना? ढा औड़ा। ठीक है ना? तो 2 और 2 4, तो 44 में 4 जोड़ने तो कितना हो जाएगा? 48। तो ए हमारा होता है वर्ण 48 उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पर 52। कितना मानेंगे? लेखन के आधार पर 52। तो ए क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है? यहाँ तक तो आप सबकी क्लियर हो गया, कुछ दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना, वर्णमाला के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस छोटी आवाज को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना हो सके, या फिर हम कहेंगे वर्ण उसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना हो सके, दोनों एक ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए बोल दिया कि छोटी आवाज, या फिर छोटी आवाज मतलब क्या, यानी छोटी आवाज का मतलब क्या, सबसे छोटा, ठीक है, जिसका टुकड़ा ना हो सके। जैसे हम मान लिया जाए कि आ के टुकड़ा होगा, नहीं होगा। ई के टुकड़ा होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम क्या इसको समझ गए, ठीक है ना। जैसे में आता है आ का, घा का, ठा, कुछ भी लिख सकते हैं, था, ठीक है ना। ये हो गया क्या, हमारा वर्ण हो गया, इसको भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझना है वर्ण के भेद, काउंट्स ऑफ लेटर्स, ठीक है ना दोस्तों, काउंट्स ऑफ लेटर्स। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वर्णों के भेद यानी काउंट्स ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं, पर लिखना नहीं चाहते हैं, लिखिए कमेंट में लिखिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण जिसे हम वॉवेल कहते हैं, इंग्लिश में वॉवेल यानी पढ़े होंगे हम लोग, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। बाकी के लेटर जो इंग्लिश में बचते हैं 21 उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे भी इसे व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में 21 इसका संख्या होती है, लेकिन इसका संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हम आगे बताते हैं कि कितनी होती है, ठीक है ना दोस्तों। 25 होती है इसे, और इसकी 11 होती है स्वर्ण वर्ण की, ठीक है, हिंदी में। अब देखेंगे दोस्तों कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। परिभाषा हम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम पढ़ चुके, ठीक है। अब आता है स्वर्ण वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण, जो हम आगे बता भी दिए। जैसे इसे हम ऐसे कहते हैं स्वतंत्र, इसकी कहता है ना स्वर्ण वर्ण। चल व्यंजन वर्ण क्या जरूरत ना है, ठेठ हिंदी में समझ लो। इसी का मतलब यही है कि इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कहता है कि सिर्फ हम हैं, हम खुद से उस काम को करेंगे, किसी काम को करेंगे, ठीक है ना। व्यंजन में लेकिन ऐसे नहीं कहता, व्यंजन में कहता है कि हम स्वर को सहायता लेंगे, यानी तुम्हारा सहायता हम लेंगे। लेकिन ये स्वर्ण वर्ण ऐसा नहीं कहता है। व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तुम्हारा सहायता लेंगे, लेकिन स्वर्ण वर्ण नहीं कहता है। देखिए किसे नहीं कहता है। स्वर्ण में जैसे मान लिया जाए कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। जैसे हम मान लिया जाए कि आ, ठीक है ना, आ, फिर इसके बाद कौन सी आता है, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना। हम पहले ही बता दिए कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। एक स्वर तो होता है 13, लेकिन दोस्तों स्वर 13 नहीं होता है। स्वर 13 होता है, लेकिन उसमें से जो 2 है ना वो आयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, आयोगवाह। तो आयोगवाह जो होते हैं उससे 2 क्वेश्चन बनेगा, आयोगवाह से 2 क्वेश्चन बनेगा। क्या, देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आयोगवाह क्या कहते हैं। जैसे इसी में आता है आयोगवाह, आयोगवाह, अन आ, ठीक है ना। अब कहिएगा कि 2 क्वेश्चन कैसे बना, अब देखिए बताते हैं। जैसे ऑप्शन में रहेगा कि आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो कितना मानिएगा, अरे भाई 2 है तो 2 है ना मानिएगा, किसी और के तो नहीं ना मानिएगा। इन्हीं के बगल में कोई और बैठे तो उसको थपड़ा दीजिएगा, ऐसा कहीं मत कीजिएगा, तो बहुत एग्जाम भी नहीं दे पाइएगा। तो हम आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑप्शन में 2 टिक लगा देना। अब इसमें से कहेगा कि अनुस्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुस्वार। जो बिंदु ऊपर है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो हमारे देखना कि अनुस्वार कौन है और विसर्ग कौन है, ठीक है। तो अन जो होता है, जो ऊपर जो बिंदु रहता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। हमारा 2 यहाँ से नंबर हो गया, क्लियर। और आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं वो देखिए। अभी इसको तो मेन टॉपिक नहीं बाकी है, अभी तो हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं।
ऐसा बहुत पूछा जाता है सवाल दोस्तों, तो अच्छा से पढ़िए और मन से पढ़िए, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पे है क्या, स्वर वर्णों के भेद, यानी कि स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद पर जो होता है ना, उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। जाति के आधार पर सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण क्या ये बांटा गया है, किस चीज को, स्वर्ण वर्ण को बांटा गया है, ठीक है ना। तो हमको देखना है कि हर्ष स्वर, हर्ष स्वर कहते किसको है, और हम समझे कि हर्ष स्वर है क्या। यह हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। ऑप्शन हमसे यहां से पूछा जाएगा कि हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है, हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलेंगे दोस्तों, कमेंट कीजिए, अभी तुरंत बताएं आप, कमेंट कीजिए। तो हम लघु स्वर बोलेंगे, दूसरा नाम क्या बोलेंगे, लघु स्वर बोलेंगे, लघु स्वर, ठीक है ना। अब दीर्घ स्वर, ठीक है ना। जिन वर्णों के जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और ये जो प्लुत स्वर जो है सो दीर्घ स्वर के श्रेणी में ही आता है, क्या चीज में आता है, दीर्घ स्वर के श्रेणी में। अब तीनों की एग्जांपल समझेंगे और इसका आंसर ही पूछा जाएगा कि हर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हर स्वर की संख्या 4 होती है। अब 4 होती है तो कौन कौन होती है ये हम देखेंगे तब ना पहचानेंगे। तो हमको देखना है कि हर स्वर में आता है, जैसे हम कम, यानी कम, जिस समय कम लगे बोलने में, हम बोले भी कि जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे मान लिया जाए आ, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बड़ा ई, बड़ा ई, ठीक है ना। तो ए हमको देखिए यहाँ पे देखना है कि जैसे आ तुरंत बुलाया, ओ समय लगा ना, कुछ तो समय लगा, छोटकी, बड़ी, तो ई तो कम समय लगा। तो ई और ई क्या है, हमारा हर स्वर है, और संख्या इसकी 4 कौन कौन होती है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे मैं हर स्वर की संख्या यहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हर स्वर आ, ई, उ और ई, ये क्या है, हर स्वर की संख्या है, कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन में कहा है कि हर स्वर की संख्या कितनी होती है, तुम्हारे यहाँ कितना दोस्तों, 4, किसी और को नहीं मारिएगा, ऑप्शन में मारिएगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। और यहाँ देखिए कि आ, ई, उ और ई, ठीक है ना। तो पहचान लीजिएगा कि हर स्वर कौन है। अब चलिए देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, और उन 7 के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो 7 संख्या है कौन। तो दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर जैसे में आ गया आ, बड़ी, उ, ए, आई, ओ, औ। तो क्या होती है इसके दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना। इस सब के बोलने में हमको क्या आता है, समय अधिक लगता है, तो इसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 7। ये भी आप समझ गए, हम ज्यादा थोड़ा खींच रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ खींचिए प्लुत स्वर, ठीक है ना। प्लुत स्वर के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे में हम लोग बोलते हैं राम, ओम, तो इससे अधिक समय लगता है ना, ओ समय लगता है, ओम, राम, ये सब क्या है, यानी प्लुत स्वर में आता है। क्या चीज में आता है, तो प्लुत स्वर में आता है, दीर्घ स्वर की श्रेणी में ही आता है। तो इसमें देखिए, इसमें कम समय लगा, हर स्वर में क्या कम समय लगा, और इससे ज्यादा समय किसमें लगा, यानी दीर्घ स्वर में, और दीर्घ से ज्यादा समय किसमें लगा, तो लास्ट वाला, यानी जिसको प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। सजातीय, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सजातीय वर्ण, ये तो आप लोग अपना भी भाषा सब समझ सकते हैं। सजातीय मतलब क्या, एक जात का होना चाहिए। जैसे में मान लिया जाए कि इसको लिख लीजिएगा, परिभाषा भी लिख लीजिएगा सजातीय वर्ण के बारे में, जो समान जाति का हो उसे सजातीय वर्ण कहते हैं, जो असमान जाति का हो उसे विजातीय वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सजातीय वर्ण का हम लोग उदाहरण देखेंगे। सजातीय वर्ण का एक जात वाला होना चाहिए। जैसे में आ, ठीक है ना, ई, क्या है, आ, ई, एक जात का है ना। अब जैसे देखेंगे विजातीय वर्ण का, तो विजातीय वर्ण में दोस्तों आता है हमारा क्या, विजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण में देखिए हम लोग क्या है,
जैसे आ के साथ मिला दिए ई, क्या कोई शब्द बैठ रहा है? आ ई का है, कुछ नहीं है। जैसे एक जात का होना चाहिए ना, जैसे उ ए, ये कोई शब्द बच रहा? नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एक जात का होता है उसे जाती है, और जो असमान जात का होता है उसे भी जाती है, जो दूसरे जात का होता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए कि लड़का के साथ लड़की को हम फेर देंगे तो क्या एक जात का है? नहीं, लड़का अलग और लड़की अलग, तब वो एक जात का हुआ ना। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये भी आप लोग समझ गए। थोड़ा सा जल्दी खींचना है दोस्तों, आगे देखना है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। या जिन वर्ण के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में है क्या? जैसे में का खा गा घा यांगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा ना, यानी का से लेकर के मा तक, इसके क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण यहाँ से फ्यूचर हमारा वीवीआ स्टार्ट होता है बाबू। यहाँ से क्या होता है? वीवीआ। वीवीआ यहाँ से पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम आता है, हर एक साल आता है, यहाँ से पूछा है। और स्वर्ण वर्ण से भी पूछता है, ऐसा बात नहीं है। वर्णमाला में जितने भी है जहां से हम लोग पूछता ही पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे का से लेकर के कहां तक? मा तक। का से लेकर के मा तक। अब हम लोग को देखना यहाँ पे है कि इसको किस मतलब किस रूप में इसको भाग में बांटा है। क्या भाग में बांटा है? व्यंजन वर्ण के भेद में, यानी 3। कौन कौन? जैसे में एक दो को देख लीजिए, का खा गा घा, ठीक है ना, ये सब आधा है। इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और 33 होती कैसे है वो हम लोग देखेंगे। 33 होता है, ठीक है ना, और 25 होते हैं। मिनिमम इनका 25 और 33 आता कहां से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये तीनों जानने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या चीज? इसको समझ लेते हैं। काका गांगा को क्या बोलते हैं? कबार बोलते हैं। चा छा जा जा यहाँ को क्या बोलते हैं? चवार। और टाठा का को टवार, तथा तथा को तवार, और पापा को पवार। ठीक है ना। का से लेकर के मा तक को क्या बोलते हैं? कवार, चवार, टवार, पवार, पवार। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे में निकालिए, खाना खाया, खाना खाया, क्या चीज? खाना खाया, खाना है, खाना खाना है। ठीक है ना। कहां से निकला? कान से। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, मुर्दा, यानी मुर्दा किसे कहते हैं? टावर में जो आता है, यानी टावर, यानी टा वाला में। ठीक है ना, इसको मुर्दा कहते हैं। इसको क्या चीज? जैसे बोल दिए टमाटर, क्या चीज? टमाटर। हम लोग यहाँ पे इसको जानना नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं, इसको आगे हम डिटेल से बताएंगे, आगे वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना। दान, यानी जैसे दवा, क्या चीज कहते हैं? दवा। ओट्स, ओट्स जैसे बोलिए पापा, क्या चीज बोलते हैं? पापा। इन ओट्स सट रहा है ना, उसको क्या चीज कहते हैं? तो दोस्तों, हम क्या कर रहे थे कि जो का वर्ग वाले में आते हैं उसे कंठ कहते हैं। जैसे में खाना खाना है, ठीक है, कहां से हुआ? कंठ से शुरू हुआ। फिर आता है टवार, तो यानी जैसे मुर्दा, मुर्दा यानी टमाटर, टमाटर, टमाटर यानी मुर्दा, ऊपर में सकता है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ना, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कुछ। फिर जैसा आता है तवर्ग में, तवर्ग में दंत आता है, दंत से बोले क्या? दवात, दाबात, यानी दांत में सकता है। ठीक है ना। ओट्स, पापा, ओट सकता है ना। तो यही सब हम क्या कहते हैं? कांड, तालु, मुर्दा और दंत और ओट्स। ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं तीनों के बारे में। क्या चीज? तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन में क्या है? अंतःस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन है? तो या, रा, ला, वा। ऑप्शन में अगर रहेगा अंतःस्थ व्यंजन कौन है, तो इनमें से अगर कोई रहेगा ना पहचान लीजिएगा, या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ना उसमें व्यंजन, तो सा, सा, हा, क्या चीज? सा, सा, हा, सा, सा, हा। तो ये 4, इसका भी संख्या कितनी होती है? 4। इसके भी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये भी रहेगा, तो उसमें व्यंजन में नहीं पहचान लीजिएगा। जैसे या, रा, ला, वा, ठीक है ना। ता, सा, 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 हा। इसकी भी संख्या 4, इसकी भी संख्या 4। अगर पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन कौन है, तो इस या, ला, वा रहेगा, इसमें ऑप्शन रहेगा, तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है। आप फिर पूछेगा कि उसमें व्यंजन कौन है, तो सा, सा, हा, ठीक है ना, ये भी मार दीजिएगा। आप पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन क्या है? तो हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग, छात्र, ज्ञान और श्रा। ठीक है ना। छात्र, ज्ञान, श्रा, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये तीनों की संख्या कितनी होती है? 4। तो अगर ऑप्शन में रहेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन है, तो छात्र, ज्ञान, श्रा रहेगा, तो उसका आप लोग नहीं मान लीजिएगा, आराम से मान लीजिएगा। ठीक है। फिर कहता है सा, सा, हा, तो सा, सा, हा मतलब क्या? वो उसमें व्यंजन में आता है। ये वाला होगा अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो यहाँ तक आप सबके डाउट क्लियर हो गया होगा, हम इसको अच्छा से समझ गए, क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई किसी का डाउट नहीं है ना। चलिए ठीक है, अच्छा बात है, समझ गए। तो
अब एक आता है द्विगुण व्यंजन। क्या? द्विगुण, द्विगुण जो आगे हम बता दिए, ठीक है ना। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इसमें आता है ढ औड़ा, ये दुगो, ठीक है ना। द्विगुण व्यंजन जो सबसे शुरू में हम बताएं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग के सब क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी कुछ सीख सके। देखिए दोस्तों, आप लोग हम लोग दोनों की यहाँ पे तालमेल होनी चाहिए। हम आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा एकदम वीडियो को वायरल कीजिए, जिसकी और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज जो जबरदस्ती जिंदा है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।